मेरे मोहल्ले में एक बुढ़ा अपनी बेटी के साथ किराए पर रहता था। उसकी बेटी जवान और खूबसूरत थी। कोई रिश्ता लेकर जाता तो वह धक्के मारकर भगा देता। एक दिन मैं उस लड़की के घर पर गई तो उसने रोते हुए मुझे एक लिफाफा दिया और कहा कि कुछ दिन बाद मैं मर जाऊंगी, मेरी लाश का पोस्टमार्टम जरूर करवाना और ये डायरी मेरे बाप को दे देना। कुछ दिन बाद वह लड़की मर गई। पोस्टमार्टम के बाद जो बात सामने आई उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह लड़की हमारे घर के सामने वाले मकान में एक बुढ़ा अपनी जवान बेटी के साथ एक किराए के मकान में रहता था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उसका कोई बेटा भी नहीं था। अंकल जी की बेटी बहुत खूबसूरत थी। उसकी शादी की उम्र हो गई थी। जो कोई भी उस लड़की का रिश्ता मांगने जाता तो अंकल जी उसे धक्के मारकर घर से निकाल देता और अपनी बेटी के बारे में बहुत ही चौकन्ना रहता। कभी भी उसने घर के दरवाजे को खुला नहीं छोड़ा था। मैं कभी कभार उस बाप बेटी को देखती तो मेरा दिल चाहता कि मैं जाकर उसकी बेटी से बातचीत करूं। एक दिन मैं अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मुझे लगता है साथ वाली मीना से मिलना पड़ेगा। बेचारी अकेली है। उसका बूढ़ा बाप हर टाइम उसे घर में बंद रखता है। मम्मी कहने लगी, बेटा ये लोग बहुत ही अजीब है। तुम खबरदार जो उनके घर गए। मोहल्ले में से कई लोग उसकी बेटी का रिश्ता मांगने गए, मगर उसने धक्के देकर सबको निकाल दिया है। देखो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। मम्मी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी। मैंने आसपास मोहल्ले वालों से भी पूछा था। उन्होंने भी एक अजीब सी बात कही थी। एक आंटी तो कहने लगी, मुझे लगता है ये बाप बेटी नहीं बल्कि कोई और है। ये आदमी अपनी बेटी से किसी को मिलने भी नहीं देता। मैं आंटी की बात सुनकर परेशान हो गई थी। अगर ये आदमी अपनी बेटी से किसी को मिलने नहीं देता तो क्या पता उसके पीछे कोई गहरी कहानी होगी या फिर कोई गहरा राज हो। मेरी बात सुनकर आंटी हवा में हाथ लहराते हुए बोली, अरे बिटिया, कोई बेचारी नहीं होती, बस आजकल ज़माना ही खराब है। तुम भी उन लोगों से दूर रहो। अब मेरे दिमाग में शक पहले से ज़्यादा बढ़ चुका था। मैं किसी सूरत भी उस मामले को यूं ही जाने नहीं देना चाहती थी। एक दिन जब मैं उसके घर के दरवाजे के आगे से जाने लगी तो मुझे अंदर से रोने की आवाज़ आई। रोने की आवाज़ सुनकर मैं दरवाजे के पास खड़ी हो गई। मैं कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो एक लड़की की रोने की आवाज़ आ रही थी। दरवाजे पर गई तो दरवाज़ा खोला तो सामने ही अंकल जी खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा था। क्या बात है लड़के? मैंने कहा, अंकल जी माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपके घर से किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी, इसीलिए मैं परेशान हो गई। मुझे लगा शायद मुझे मदद करनी चाहिए। अरे किसकी मदद बेटा? मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम हमारे घर के मामले से दूर रहो तो अच्छा होगा। अंकल ने खरी खोटी सुनाकर दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं परेशान सोचने लगी, कितना बदतमीज़ और खड़ूस है ये बुढ़ा। मैं घर जाकर ये बात अपनी माँ को बताई तो मम्मी मुझ पर गुस्सा करने लगी और कहने लगी, मैं आज तुम्हारे पापा को ये बात बताऊंगी कि तुम बिना वजह किसी की हमदर्दी जताने के लिए पड़ोस में पहुंच गई थी। मैं ये बातें सुनकर चुप हो गई, लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं उस लड़की से दोस्ती करके ही रहूंगी जो उस घर में अपने बाप के साथ अकेली रहती है। क्या पता उसकी ज़िंदगी में कोई अच्छाई ला सकूं। एक दिन मैं अपनी सहेली के घर गई, जिसका घर उसी मोहल्ले के अंदर था। मैंने रागनी से कहा कि हम छत पर चलते हैं, क्योंकि उस बुढ़े का घर रागनी के घर के साथ जुड़ा हुआ था। उस घर का आंगन उसके छत से नजर आ रहा था। मैं ये देखकर खुश हो गई। रागनी बोली कि उसमें खुश होने वाली क्या बात है। मैंने कहा, अब मैं उस लड़की से दोस्ती कर सकूंगी जो उस घर के अंदर रहती है। मैंने अपने दोस्त को भी सारी समस्या बता दी और उसने कहा कि मुझे लगता है उस घर में जो लड़की रहती है उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर वे बोली, जानती हो तुम किसके बारे में बात कर रही हो? उसकी बात ने मुझे और ज़्यादा डरा दिया था। मैंने कहा, बस एक बूढ़ा बाप और उसकी बेटी रहती है। मेरी बात पर मेरी दोस्त कहने लगी, पागल लड़की, हो सकता है वे दोनों मियाँ बीवी हों, इसीलिए वह अपनी बीवी को किसी से मिलने नहीं देता। कहीं लोग उसे ये ना कहने कि तुम्हारी बीवी तो बहुत कम उम्र की लड़की है, जबकि तुम उसके बाप लगते हो।
तुम्हारा पति ज़्यादा उम्र का है। मैंने उससे कहा, जो भी हो, मैं उस लड़के को रोते हुए देखा है। हो सकता है उसे हमारी मदद की ज़रूरत हो। मेरे दोस्त ने कहा, लेकिन अच्छा होगा अपने काम से काम रखो, वरना हम बेवजह किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। अभी मैं और रागिनी बातें कर ही रहे थे कि वह लड़की हमें आंगन में चलती हुई नजर आई। मैंने उसे देखा, रागिनी को इशारा किया तो वह आंगन आ गई। अगर हम चाहें तो उससे बात कर सकते थे। रागिनी बोली, तुम ही बात करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उस बूढ़े से अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। रागिनी के जाने के बाद मैंने उस लड़की को इशारा किया। मैंने उसे कहा कि मैं उससे दोस्ती करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट भरी सीढ़ियाँ चलती हुई छत की तरफ आने लगी। मैंने उसके आते ही उसे नमस्ते किया। फिर वह पूछने लगी कि तुम्हें मेरा ख्याल कैसे आया। मैंने कहा, मैं तुम्हें अक्सर देखती रहती हूँ, मुझे लगता है कि तुम दुखी रहती हो। मुझे तुम्हारा बहुत एहसास होता है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? वह बोली कि मुझसे दोस्ती करके क्या तुम भी बर्बाद होना चाहती हो? उसकी इस बात से मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैंने कहा, तुमसे दोस्ती करके कोई बर्बाद क्यों होगा? तुम मुझे हर तरह की बातें शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और वादा करती हूँ कि किसी गैर इंसान को तुम्हारा कोई राज नहीं बताऊंगी। मेरी बात सुनकर वह हंसकर कहने लगी, मैं एक बदकिस्मत लड़की हूँ। मुझे लगता है मेरे बाप ने मुझे उस घर में बंद करके अच्छा नहीं किया है, लेकिन अब जब अपनी कहानी देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि आपने जो किया वह ठीक किया। मैं उस काबिल ही थी। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गई। वो तो पहेलियाँ बुझा रही थी। मेरे पास टाइम कम था। इतने में मेरी दोस्त छत पर आ गई और बोली, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही है। मैं अपनी मम्मी के साथ वापस चली गई, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं रागिनी के घर जाकर उससे बात किया करूँगी। अगले दिन मैं फिर रागिनी के घर आ गई। मैंने छत से देखा तो वह लड़की अपने आंगन में बैठी हुई थी, लेकिन अब की बार उसकी सिसकियों की आवाज़ ऊपर तक आ रही थी। ये देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने उसे इशारा किया तो वो वहाँ से इशारा करके बोली कि मैं ऊपर नहीं आ सकती, तुम चाहो तो मेरे पास आ सकती हो, दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं उसके घर चली गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था और वह बुरी तरह से रो रही थी। क्या हुआ, तुम्हारे पेट पे दर्द है क्या? वह कहने लगी, ये दर्द मेरी मौत के साथ ही ख़त्म होगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। देखो, दुनिया में हर दर्द का इलाज है। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। तो वह कहने लगी, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो कि मालिक मुझे माफ़ कर दे। मेरा जुर्म बहुत बड़ा है और मेरे पापा बहुत अच्छे आदमी हैं। मुझे वहाँ का डर भी लग रहा था। अगर ये बात मम्मी को पता चल गई तो वह मुझसे कितनी गुस्सा होंगे। लेकिन उस लड़की की शक्ल और उसकी दुख भरी बातें आप भी सुनते तो आप भी यही करते। ये देखकर हैरान रह गई कि गरीब से दिखने वाले उस बाप बेटी के पास काफ़ी कुछ था। लड़की ने अपने कमरे में बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे और वह महंगे कपड़े थे। वह कहने लगी, कपड़े मैं कभी नहीं पहनती। मैंने भी नोट किया कि उसने खुद तो हर टाइम गंदे कपड़े पहने होते हैं, लेकिन उसके पास हर तरह के जोड़े थे जिन्हें देखकर लगता था कि वह लड़की बहुत ज़्यादा अमीर है। मैंने कहा, अगर तुम्हारे पास इतने अच्छे कपड़े हैं तो तुम उन्हें पहनती क्यों नहीं? मेरी बात सुनकर वह रोने लगी और बोली, बस फिर कभी मैं तुम्हें बताऊंगी। उन कपड़ों को पहनकर मुझे खुद से डर लगता है। अगर तुम्हें चाहिए हो तो मुझसे ले लो, तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। मैं किसी सूरत में उसके वो कपड़े नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा कहा तो मैंने एक सूट ले लिया। वह बोली कि तुम मुझे ले जाओ और जब मैं मर जाऊं तो मेरे अर्थी पर ज़रूर आना। मालिक से डरो, तुम्हारी उम्र ही कितनी है और तुम मरने की बातें कर रही हो। फिर उसने कमरे में रखी एक अलमारी को बड़े हिफाजत से खोला। उसमें से एक काले रंग की डायरी निकाली और फिर उसे एक लिफाफे में डालकर मुझे दे दिया और कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे पापा को दे देना। मैंने डरते हुए डायरी ले ली और अपने घर वापस आ गई। उसके पेट में जो दर्द था वह बढ़ता जा रहा था। मैं घर वापस आ गई। माँ ने मेरे हाथ में इतना महंगा जोड़ा देखा तो कहने लगी, बेटी ये तुम कहाँ से ले आई हो? मैं माँ से कोई बात भी छिपा नहीं सकती थी, डायरी के अलावा।
हर बात मैंने अपनी माँ को बता दी। मेरी माँ ने यह सुना तो वह अपना सर पकड़कर बैठ गई और बोली कि तुम कितनी बेवकूफ़ हो। मैं तुम्हें जिस बात से मना करती हूँ तुम वही हरकत करती हो। अगर तुम्हारे पापा को ये मोहल्ले वालों को ये बात पता चल गई तो क्या कहेंगे? कल को उसके साथ कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? वह तो मरने की बातें कर रही है। अगर वह सच में मर गई तो क्या होगा? मम्मी आप कितनी खुदगर्ज हैं। मम्मी ने मेरी बातें सुनकर मुझ पर बहुत सख्ती से पाबंदी लगा दी थी। दोबारा उसके घर की तरफ जाने का सोच भी नहीं सकती थी। मैं पछता रही थी कि मैं अपनी माँ को खामखा उसकी बातें बता दी। फिर 2 दिन के बाद उस घर से मौत की खबर आई। पता चला कि लड़की जो अपने पापा के साथ अकेले रहती थी अब वह मालिक को प्यारी हो गई है। ये बात सुनकर हम सब हैरान हो गए थे। मोहल्ले वाले भी हैरान थे कि एक नौजवान लड़की अचानक बिना किसी वजह के मौत के मुंह में कैसे जा सकती है। सब लोगों को लगा कि यह बुढ़ा आदमी जरूर किसी न किसी तरह अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार है। उससे पूछताछ की जानी चाहिए। सब लोग उसके घर में जमा हो गए। मेरे पापा भी उसके घर में चले गए। पापा ने उस बूढ़े आदमी से पूछा कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं तय करते थे और उसके मरने की क्या वजह है? बूढ़ा रोने लगा और रो रो कर उसका बुरा हाल था। वह बस यही कह रहा था कि उसकी बेटी खुद किसी से शादी नहीं करना चाहती थी और लोगों को बार बार रिश्ता लाने पर मुझे उन पर गुस्सा आता था। उसकी मौत की वजह ये बूढ़ा नहीं था, वह बता रहा था। अब सब लोग उसे ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहते थे। इसीलिए पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया गया और ये बताया गया कि यहाँ पर एक मौत हुई है, लगता है आत्महत्या है। ये सुनकर बूढ़ा बहुत ज़्यादा तड़पने लगा और बोला कि मैं अपनी बेटी की लाश की बेइज्जती नहीं होने दूंगा। वह कुदरती मौत है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। काफ़ी साल से मैं परेशान थी। मुझे क्या पता कि उसकी परेशानी क्या थी। मैंने उससे बहुत बार पूछा, डॉक्टर के पास भी लेकर गया। मैं आपको रिपोर्ट देखने के लिए दिखाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मालिक के लिए मेरे बेटे को थाने और कचहरी वगैरह का हिस्सा मत बनाइए। पापा ने बूढ़े से कहा कि आपकी बेटी की लाश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा और उसकी जांच की जाएगी। उसकी मौत कैसे हुई है, कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे आपकी बेटी की लाश की बेइज्जती होगी। अगर आपको लगता है आप बेकसूर हैं तो हो सकता है कोई और उसकी मौत की वजह बना हो, लेकिन बिना जांच पड़ताल के अपनी बेटी को चिता पर लिटाने का मतलब ये है कि आप उसे इंसाफ नहीं दिला रहे हो। ये सबका हक है। सारे मोहल्ले वालों की बातें सुनने के बाद बूढ़ा सबके आगे हाथ जोड़ने लगा, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि सबको शक था कि ज़्यादा मिन्नत इसीलिए कर रहा है क्योंकि मौत में खुद उसका हाथ है। आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए लाश को थाने से अस्पताल पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बीच मालिक जाने क्या हुआ। अब बूढ़ा घर आया तो वह बहुत तसल्ली में था और हैरान भी था। उसके आंसू अब सूख चुके थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई है। पुलिस वालों ने बूढ़े को बेकसूर कहकर उसे छोड़ दिया था और मेरे पापा ने भी कहा कि बूढ़ा बेकसूर है, उसने अपने बेटी को नहीं मारा था। लेकिन हम अंदर की कहानी जानना चाहते थे कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था। मैंने ये सोचा कि बूढ़े से जाकर खुद पूछा जाए, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर रखा था तो मैं बात अपने मुंह पर नहीं लाई। मगर कुछ दिन के बाद मैंने सोचा वह डायरी जो मैंने उस लड़की से ली थी, उसने मुझे एक ही बात कही थी कि जब मैं मर जाऊँ तो वह लिफाफा जिसमें डायरी है उसे मेरे बूढ़े बाप को दे देना। सोचा क्यों न जाकर उसे दे आऊँ, ये उसकी अमानत है और मुझे खोलकर नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि जाकर उस बूढ़े को दे देनी चाहिए। वही एक लिफाफा था। फिर मैंने फैसला किया मैं जाकर वह डायरी लौटा आऊँगी। मगर जैसे मैंने बूढ़े के घर के दरवाजे की तरफ देखा, वहाँ पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला ये मकान बूढ़े ने किराए पर लिया हुआ था और अब वह अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चला गया है। उसने सड़क की दूसरी तरफ जो इलाका था वहाँ पर अपना एक बड़ा सा घर खरीदा है और अपना कारोबार शुरू कर दिया है। वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आखिर बेटी की मौत ने बूढ़े बाप को कैसे अमीर बना दिया था। वह बाप जो पहले मोहल्ले में किराए के मकान में रहता था
और एक दुकान पर मजदूरी का काम करता था। अब ऐसी कौन सी लॉटरी उसके हाथ लग गई है कि वह बेटी की मौत के बाद अपना घर और अपना कारोबार शुरू कर बैठा है। मैंने सोचा कि वह डायरी खोलकर मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। उस बूढ़े को कहाँ पर ढूंढूंगी? उसे पढ़ने से मुझे सारी हकीकत मालूम हो जाएगी। फिर अगर कभी वह मिला तो मैं उस डायरी को उसे दे दूंगी। जब मैं उस लिफाफे में से डायरी निकालकर पढ़ना शुरू किया तो मेरे होश उड़ गए। उसने जो बातें लिखी थी वह बड़ी ही अजीब थी। वह गरीब थे। बूढ़े की बेटी ने आंसुओं से भरी हुई शब्द लिखे थे, पापा मुझे माफ़ कर देना। मैंने जो भी किया उसमें गलती मेरी ही थी। उस पाप के बाद मैं आपके सामने सर उठाने के काबिल नहीं थी। आपकी परवरिश का कोई कसूर नहीं था। माँ के मरने के बाद आपने मुझे माँ की कोई कमी नहीं होने दी। मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। अगर उसकी बातों में न आती और इतना बड़ा कदम न उठाती तो कभी भी वह अपने घर लेकर न जाता। दीपक एक बहुत ही अमीर बाप का बेटा था। मैं उसकी बड़ी सी गाड़ी और उसका बड़ा बंगला देखकर पागल हो गई थी। मुझे लगा वह सच में मुझसे मोहब्बत करता है और मुझसे शादी करेगा, मगर वह तो मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। दीपक को किसी मसीहा से कम नहीं मानती थी, मगर वह मसीहा नहीं, वह तो भेड़िया निकला। मैं एक गरीब बाप की बेटी थी। मैं जब उस बड़े से घर में कदम रखा तो उसने मुझे यही वादा किया कि वह मुझे उस घर की बहू बनाएगा, मुझे उस घर की शहजादी बनाकर रखेगा। लेकिन वहाँ जाकर मुझे पता चला कि वो तो मेरी इज्जत लूटने के लिए मुझे यहाँ लाया है। वहाँ उसके दोस्त भी थे। मैं अकेली लड़की कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी चीख पुकार की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था। जब दीपक अपने मकसद में कामयाब हो गया तो उसने मेरे सामने एक हीरे की चैन फेंक दी और कहा कि ये तुम्हारा गिफ्ट है। मैंने ये सुन रखा था कि हीरे निकलने से इंसान की मौत वाकई में हो जाती है। मैं अब मरना चाहती थी, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती थी। इसीलिए मैं हीरा की चैन को निगल गई। मुझे समझ नहीं आया कि वह चैन मेरे हलक से नीचे उतर गई, मगर मेरी मौत वाकई में नहीं हुई। दीपक ने मुझे थोड़ी देर उस कमरे में रखा और फिर मुझे मेरे घर छोड़ दिया। वह पल मेरी आत्मा पर हमेशा के लिए बोझ बन गए थे। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी। मैं पापा से छुपकर दीपक से मिलती थी और अब मैं मर जाना चाहती थी। मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था। मैंने आज तक किसी डॉक्टर को ये हकीकत नहीं बताई। मेरे पेट से निकलने वाला खजाना मेरे बाप की गरीबी को मिटा सकता है। मैं जीती जी अब कोई हकीकत बताकर आपकी इज्जत तार तार नहीं करना चाहती थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मेरे प्यारे पापा, अब तो मैं मर गई हूँ। मालिक के लिए मुझे माफ़ कर देना। आपकी प्यारी बेटी सीता। उस लड़की के गम और दुख का अंदाज़ा मुझे हो चुका था। बाप बेटी की इज्जत पर आज आने के लिए पूरी दुनिया से लड़ता है और वही बेटी अपने बाप की इज्जत चंद पलों के लिए और चंद मीठी बातों में आगे गवा दे तो उससे बदकिस्मत कौन होगा। मालिक के लिए जो लड़कियां मेरी ये कहानी सुन रही हैं तो उससे सबक हासिल करें। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।